जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम डे पर। तो आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे थे क्या, भारत का भूगोल। उसी को आगे लिए चलते हैं अब हम। तो इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले पढ़ा हमने छोटा नागपुर का पठार, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे थे हम, छोटा नागपुर का पठार। उसके बाद अन्य पठार मैं बता चुका हूँ आपको। इससे पहले वाली जो क्लास मैंने आपको बताई उसमें मैंने आपको बताया था कि आज हम कौन सा पठार पढ़ेंगे तेलंगाना का पठार। कौन सा पठार? तेलंगाना का पठार। जबकि जो इससे पहले वाली क्लास है उसमें मैं आपको मेघालय का पठार कंप्लीट करा चुका हूं। तो आप इससे पहले वाली क्लास को जरूर देखें, जिससे कि आपको ये तेलंगाना का पठार भी और मेघालय का पठार भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। और आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है। तो तेलंगाना का पठार स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा इससे पहले वाली क्लास का रिवीजन करते हैं, जिससे कि आपका जो आपको बार बार रिपीटेशन से होता क्या है कि आपको अच्छे से चीज़ें याद हो जाती हैं, और यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है। चलिए, मैंने बताया था कि ये कौन सा पठार है, मेघालय का पठार। मैं रिवीजन करा रहा हूं उसका। इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं उसको डिटेल में, तो आप यहां ध्यान दीजिए। देखिए भाई, मेघालय का पठार। मेघालय का पठार मुख्यतः मैंने आपको बताया था किस राज्य में पड़ता है, तो राज्य का नाम मेघालय। ठीक है। चलिए, उसके बाद मैंने बताया था आपको कि मेघालय के पठार को हम क्या बोलते हैं, और शिलोंग का पठार। कौन सा? शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार। ठीक है। इसमें मैंने बताया था कि इसमें 3 पहाड़ियां पड़ती हैं। कौन कौन सी? गारो, खासी और जैंतिया। जैंतिया। कौन कौन सी पहाड़ियां पड़ती हैं इसमें? गारो, खासी और जैंतिया। ध्यान रखना है, क्रम भी इसी तरह से है। अगर पूछता है आपसे कि पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम, मेघालय के पठार की पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताओ, या एक पहाड़ी आपको दे देगा जो इनसे अलग होगी, और 3 ये पहाड़ियां होंगी। और कूट में भी पूछ सकता है भाई, पीसीएस वगैरह के एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो जैसे आपको एक पहाड़ी अलग से दे देगा, देखिए भाई इस तरह से, गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है। और इस तरह से, जैसे, तो आप जानते हैं कि ये जो 3 पहाड़ियां हैं ये किस पठार के अंतर्गत पड़ती हैं, तो मेघालय के पठार के अंतर्गत। कहां पर? मेघालय। जबकि ये जो पहाड़ी है हमारी, मिसमी जो पहाड़ी है, वो कहां पर पड़ती है? असम में। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। मैं आपको पहाड़ी बता चुका हूं, गारो, खासी और जैंतिया।
जो मेघालय के पठार की सबसे प्रमुख पहाड़ियां हैं। इनमें से जो सबसे ऊंची पहाड़ी भी मैंने बताई थी, जो सबसे ऊंची पहाड़ी है हमारी, वो सबसे ऊंची कौन सी पहाड़ी है? तो ये जो बीच वाली पहाड़ी मैंने बताई खासी पहाड़ी, वो सबसे ऊंची पहाड़ी है। इस पठार की सबसे जो ऊंची पहाड़ी है वो है खासी पहाड़ी। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, इसकी अगर सबसे ऊंची पहाड़ी पूछता है तो सबसे ऊंची पहाड़ी होगी खासी पहाड़ी हमारी। जबकि अगर पूछता है आपसे कि मेघालय पठार का सबसे ऊंचा शिखर, ठीक है, मेघालय पठार का सबसे ऊंचा शिखर, तो देखिए भाई, अब आपको तो पता है कि सबसे ऊंची जो पहाड़ी है वो कौन सी है? खासी पहाड़ी। जबकि जो इसका सबसे ऊंचा शिखर है वो ये नहीं है भाई, पहाड़ी है ये, ना कि शिखर। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है उसका क्या नाम है? नोकरेक। कौन सा शिखर है? नोकरेक। जो कहां पर स्थित है? गारो पहाड़ी पर। ठीक है, इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है वो किस पहाड़ी पर स्थित है? गारो पहाड़ी पर। तो आप कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है भाई, बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। चलिए, यहां तक सभी को क्लियर है? इसके बाद मैंने बताया था आपको कि मेघालय के पठार के अंतर्गत असम की 2 पहाड़ियां पड़ती हैं। वो कौन कौन सी हैं? रिवीजन के लिए बता रहा हूं मैं आपको। तो वो है, एक है मिकिर और दूसरी है रेंगमा। मिकिर और रेंगमा असम की मात्र 2 पहाड़ियां हैं जो मेघालय के पठार के अंतर्गत पड़ती हैं। पहली है मिकिर और दूसरी है रेंगमा। ठीक है भाई, ये सब कुछ मैं बता चुका हूं इससे पहले वाली क्लास में। तो आप सभी को इससे पहले वाली क्लास जरूर देखनी है भाई। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। चलिए भाई, आज हम क्या स्टार्ट कर रहे थे? हम स्टार्ट कर रहे थे तेलंगाना का पठार। तेलंगाना के पठार के अंतर्गत होता क्या है कि ये जो तेलंगाना का पठार है ये मुख्यतः किस राज्य के अंतर्गत पड़ता है? तो वो पड़ता है हमारा तेलंगाना राज्य के अंतर्गत। ठीक है भाई, ये कौन सा भारत है हमारा? तो ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि ये जो राज्य पड़ता है, ये कौन सा राज्य पड़ता है हमारा? तो ये पड़ता है हमारा केरल। उसके बाद ये जो पड़ता है हमारा, ये जो सबसे दक्षिणतम है वो पड़ता है तमिलनाडु। तमिलनाडु। तमिलनाडु से ही लगा हुआ एक और राज्य पड़ता है जिसका नाम है क्या? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये जो हमारा आंध्र प्रदेश है इसी से अलग हुआ है हमारा कौन सा? ये क्या पड़ता है हमारा? तेलंगाना। क्लियर है भाई सभी को? क्या पड़ता है? तेलंगाना। तो हम पढ़ रहे थे यही कि तेलंगाना का पठार। ठीक है, तो तेलंगाना का जो पठार है वो किस राज्य के अंतर्गत पड़ता है?
तो वो पड़ता है, तेलंगाना राज्य है हमारे भारत का, उसी के अंतर्गत पड़ता है ये पठार, तेलंगाना का पठार। ठीक है, यहीं पर स्थित है ये। तेलंगाना का जो पठार है उसके दक्षिण में क्या पड़ता है उसके, तो इसके दक्षिण में यहां पर पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रॉयल सीमा। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं इसको, रॉयल सीमा। यहां तक सभी को क्लियर है। मैं बता चुका हूं कि तेलंगाना का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। उससे पहले मैंने बताया कि जो हमारा मेघालय का पठार है वो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वो हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है, हिमालय का भाग है, या प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। ठीक है, तो मेघालय का जो पठार है वो भी हमारा प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, और जो तेलंगाना का पठार है वो भी प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। तो पठार मुख्यतः मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आते हैं। चलिए फिर से बता दिया मैंने, यहां तक सभी को क्लियर है। तेलंगाना का पठार कहां पर पड़ता है, तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना पठार के दक्षिण में जो स्थित है उसको क्या बोलते हैं हम, रॉयल सीमा। ठीक है, चलिए भाई, ये जो तेलंगाना का पठार है हमारा, सबसे पहले पता होना चाहिए हमें कि ये किससे बना हुआ है, किस चीज से बना है ये पठार। तो ये आर्कियन चट्टानों के द्वारा निर्मित है। कौन सी चट्टानों के द्वारा, आर्कियन चट्टानों द्वारा। ठीक है, इन्हीं आर्कियन चट्टानों के साथ साथ अगर आ सकता है कि धारवाड़ चट्टाने, तो धारवाड़ चट्टाने भी इसी के अंतर्गत हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि जो हमारा तेलंगाना का पठार है वो आर्कियन चट्टानों एवं धारवाड़ चट्टानों के द्वारा निर्मित है। ठीक है, चलिए उसके बाद मैंने बताया कि ये है रॉयल सीमा। ठीक है, तेलंगाना के पठार के दक्षिण में क्या पड़ता है, रॉयल सीमा। तो ये जो रॉयल सीमा है हमारा, ये यहां पर एक मैदान है, यहां पर। ठीक है, तो ये जो मैदान पड़ता है इसको क्या बोलते हैं हम, तो इसको बोलते हैं हम संप्राय मैदान। संप्राय मैदान यहां पर पड़ता है, संप्राय मैदान, जहां पर क्या, काली मिट्टी की अधिकता है। काली मिट्टी मुख्यतः यहां पर सब जगह पर नहीं पाई जाती है, लेकिन ये जो स्थान है यहां पर काली मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है भाई, ध्यान रखेंगे आप। जैसे ही आपके सामने प्रश्न आए, आपको एकदम से उसकी जो स्ट्रक्चर है वो आपके माइंड में बन जानी चाहिए कि काली मिट्टी जो है तेलंगाना के पठार में कहां पर पाई जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, संप्राय मैदान। मैदान कई प्रकार के होते हैं। मैंने बताया कि जो नदियां हैं, नदियों के अपवाह तंत्र के कारण जो नदियां अपने साथ अवसाद वगैरह लाती हैं बहाकर, उनसे जो निर्मित मैदान होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, जलोढ़ मैदान। इसी तरह से इसको क्या बोलते हैं हम, संप्राय मैदान। ठीक है, ऐसा मैदान जो समतल हो, जहां पर यहां पर जो है कोई भी खनिज वगैरह ज्यादातर खुदाई उदाई ना हो इसकी,
ऐसे स्थान, ऐसे मैदान को क्या बोलते हैं हम? संप्राय मैदान। ठीक है, चलिए। उसके बाद देखते हैं हम ये जो रॉयल सीमा मैंने बताया कि तेलंगाना का जो पठार है उसके दक्षिण में क्या स्थित है? रॉयल सीमा। तो रॉयल सीमा मुख्यतः आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आती है। रॉयल सीमा किसके अंतर्गत आती है? रॉयल सीमा मुख्यतः आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पड़ती है। ठीक है भाई, कहां पर पड़ती है? आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। तो ये जो रॉयल सीमा है इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश के 4 जिले आते हैं जो रॉयल सीमा का निर्माण करते हैं। अब वो 4 जिले कौन कौन से हैं? तो देखिए, देखिए भाई, इस तरह से था ये। कौन सा पठार हमारा? तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। ठीक है, तो इससे कुछ नदियां प्रवाहित होती हैं। ये कौन सी नदी है? गोदावरी। कौन सी नदी है ये? गोदावरी। उसके बाद जो नदी निकलती है वो निकलती है यहां से। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी के बाद फिर एक और नदी निकलती है यहां से जिसका नाम है ये, यहां से उसको बोलते हैं हम पेन्नेरू नदी। पेन्नेरू नदी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, मैं बता रहा था कि ये जो तेलंगाना का पठार है इसके दक्षिण में जो स्थित है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत मुख्यतः वो रॉयल सीमा, यानी कि रॉयल सीमा मुख्यतः किस राज्य के अंतर्गत स्थित है? तो आपको जो प्रश्न का आंसर देना है वो इस तरह से देना है कि तेलंगाना के दक्षिण में स्थित रॉयल सीमा आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पड़ती है। ठीक है, जिससे कि आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि रॉयल सीमा किस राज्य के अंतर्गत पड़ती है और किस पठार के दक्षिण में पड़ती है। ठीक है, चलिए। तो ये जो एरिया है हमारा, ये मुख्यतः ये एरिया है तेलंगाना का पठार। ये है तेलंगाना का पठार। तो तेलंगाना का जो पठार है उससे 2 नदियां प्रवाहित होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहली गोदावरी, दूसरी कृष्णा, जो तेलंगाना के मुख्य भाग को स्पर्श करती हैं। तेलंगाना का जो मुख्य भाग है वो यही है। इसको कौन कौन सी नदियां स्पर्श करती हैं? तो एक है हमारी गोदावरी और दूसरी है कृष्णा। गोदावरी जो नदी है हमारी उसको हम दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं, यानी कि वर्ष भर बहने वाली नदी है ये। चलिए, उसके बाद ये जो पड़ता है ये पड़ता है हमारा यहां पर क्या? ये है रॉयल सीमा। रॉयल सीमा। तो मैंने बताया
कि जो पेन्नेरू नदी है उसके भी दक्षिण में, अब क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इसके भी दक्षिण में, यहां पर है ये रॉयल सीमा, तो इसके भी दक्षिण में ये वाला जो पार्ट है ये हमारा है रॉयल सीमा। तो रॉयल सीमा के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के 4 जिले पड़ते हैं जो कहां पर स्थित हैं। देखिए भाई, इस पेन्नेरू नदी को स्पर्श करता हुआ सबसे पहला जो जिला पड़ता है उसको बोलते हैं हम, कौन सा जिला है, तो वो है कुर्नूल। कौन सा? कुर्नूल। ठीक है, ये पड़ता है हमारा कुर्नूल। उसके बाद इसके बाद जो पड़ता है यहां पर एक और जिला पड़ता है जिसको बोलते हैं हम, कौन सा जिला है ये, बताओ जल्दी से बताओ। तो इसका नाम है कुडप्पा। कौन सा? कुडप्पा। एक जिला यहां पर पड़ता है कुर्नूल, दूसरा पड़ता है कुडप्पा। ठीक है, इसके बाद जो एक और जिला पड़ता है उसको बोलते हैं हम, कौन सा, तो वो है हमारा यहां पर, और एक जिला पड़ता है यहां पर। ठीक है, तो ये जो जिला पड़ता है हमारा, इसका क्या नाम है, इसका नाम है अनंतपुर। अनंतपुर। और इसका जो नाम है वो है हमारा चित्तूर जिला। कौन सा जिला? चित्तूर जिला। तो अब आप आसानी के साथ बता सकते हैं कि ये जो हमारी रॉयल सीमा थी इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश के कौन कौन से जिले पड़ते हैं। तो सबसे पहला जो जिला पड़ता है वो पड़ता है हमारा कुडप्पा, जो दूसरा पड़ता है वो पड़ता है कुर्नूल, तीसरा अनंतपुर और ये चित्तूर। ये 4 जिले हैं आंध्र प्रदेश के जो रॉयल सीमा के अंतर्गत स्थित हैं। ध्यान रखना है आपको। आपके सामने किसी भी कंडीशन का क्वेश्चन आ जाए, आपको मैप अपने दिमाग में बिल्कुल एकदम से सेट कर लेना है कि कौन सा जिला कहां पर पड़ता है और किस राज्य के हैं, और इन जिलों को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो मैं बता चुका हूं आपको कि रॉयल सीमा के अंतर्गत 4 जिले पड़ते हैं। उससे पहले मैं बता रहा था कि ये जो गोदावरी जिसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी है, तो उसका नाम है गोदावरी। ठीक है भाई, गोदावरी। तो ये जो गोदावरी नदी है हमारी, इसको हम दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम, और तो इसको बोलते हैं हम ब्रजगंगा। ब्रजगंगा भी इसी को बोलते हैं, गोदावरी को। अगर प्रश्न आता है कि दक्षिण भारत की गंगा, तो हमारा आंसर होगा गोदावरी। मगर अगर प्रश्न हो कि दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, यहीं पर ध्यान रखना है आपको कि अगर प्रश्न होगा कि दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी या ब्रजगंगा, गोदावरी को ही बोलते हैं ब्रजगंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है मेरा वो है दक्षिण की गंगा। अब देखिए भाई, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें पूछा है कि दक्षिण भारत की गंगा, लेकिन यहीं पर पूछा कि दक्षिण की गंगा, न कि दक्षिण भारत की। ओनली इसने पूछा कि दक्षिण की गंगा। तो दक्षिण की गंगा हम किसको बोलते हैं, तो नदी का नाम है हमारा कावेरी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? तो यहां तक सभी को क्लियर है? तो भाई जो आज हमारे चैनल के साथ नए साथी जुड़े हैं और उन्होंने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इससे
पहले मैं पढ़ा चुका हूं, पठार जो है स्टार्टिंग से चल रहे हैं, तो इससे पहले वाली क्लास जरूर पढ़ें भाई। चलिए इसके बाद देखते हैं हम कि ये जो गोदावरी नदी थी, गोदावरी, इस पर कौन सी नदी थी ये? गोदावरी, ठीक है। उसके बाद थी ये कृष्णा, और फिर पेन्नेरू नदी, ठीक है भाई। तो ये जो गोदावरी नदी है हमारी, इस पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, यहीं पर कंप्लीट कर लेंगे हम। अगर आपसे अगर इसमें पूछता है कि गोदावरी नदी पर स्थित परियोजनाएं जो कहां पर, तेलंगाना के पठार में स्थित हैं, ठीक है, तो यहीं पर देख लेंगे हम। परियोजनाओं का जो चैप्टर है वो हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन जब ये आ गया है तो मैं बता रहा हूं आपको कि इस पर कौन कौन सी परियोजनाएं पड़ती हैं हमारी। तो इसी में पड़ती है एक हमारी पोलवरम परियोजना, पोलवरम परियोजना इसी तेलंगाना के पठार के अंतर्गत पड़ती है ये पोलवरम परियोजना। तो ये मैं बता चुका हूं कि ये कौन सा है, तेलंगाना के पठार का भाग है भाई। देखिए कौन सी योजना बताई, पोलवरम योजना। एक और योजना पड़ती है यहां पर जिसको बोलते हैं हम कालेश्वर योजना, कालेश्वर परियोजना। आपको ये दोनों परियोजनाएं अच्छे से ध्यान रखनी है, जो तेलंगाना के पठार में पड़ती हैं। किस नदी पर? गोदावरी नदी पर, ठीक है। ये जो कालेश्वर परियोजना है, कालेश्वर परियोजना है क्या? तो ये जो हमारी गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी जिसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो जल है वो कभी नहीं सूखता और अपने आप में बहुत बड़ा अफवाह तंत्र है इसका। तो ये जो गोदावरी है, हुआ क्या कि कालेश्वर जो परियोजना है वो इस तरह से है, यहां पर स्थित है। कौन सी परियोजना हमारी? कालेश्वर परियोजना, कालेश्वर। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने इस तरह का क्यों स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। तो ये जो हमारी गोदावरी नदी है, अब भाई आपको खाने की भूख है और आपको रोटी ना दी जाए तो फिर तो, और जब आपको भूख नहीं है वो खाना आपको तब मिले तो उस खाने का कोई महत्व नहीं है। महत्व उस चीज का है जो हमें वक्त के साथ मिले। तो था क्या कि जो गोदावरी नदी है ये यहां से इस तरह से प्रवाहित हो रही है। तो ये जो तेलंगाना का पठार है हमारा, इसका जो ढाल है तेलंगाना का पठार का, तो यहां से निकलने वाली जो नदियां हैं जैसे कि कृष्णा है और गोदावरी, तो इस पठार का जो ढाल है वो बंगाल की खाड़ी की ओर ज्यादा है, जिसके कारण इसका जो ये जो गोदावरी नदी है ये इसका निरंतर कटाव कर रही है। तेलंगाना के पठार का ये जो नदी है वो निरंतर कटाव कर रही है। कटाव करते करते इसने किया क्या कि इसने एक गड्ढा बना लिया, गड्ढा बना लिया या गड्ढा या घाटी, ठीक है। ये इतने बड़े अफवाह तंत्र के साथ बहती है
कि इसने इसका निरंतर कटाव करने के साथ साथ इसने अपने लिए एक घाटी बना ली, यानी कि नीचे इतनी गहराई में बहने लगी है कि इस टाइम पे अगर आप देखो तो लगभग 500 मीटर के लगभग है इसकी जो ऊंचाई है। अगर आप ऊपर से खड़ा होकर देखोगे तो वो 500 मीटर के लगभग है। अब भाई आपके खेत हैं यहां पर, मैंने बताया कि एक संप्राय मैदान है जो तेलंगाना का पठार है। ये क्या है? आपके खेत हैं। मान लो आप कि यहाँ आपके खेत हैं और जल बह रहा है भाई यहां पर, इस तरह से जल बह रहा है यहां, तो आपके जो खेत हैं उनको तो वक्त पर जल मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अब जब जल नहीं मिलेगा तो यहां पर हानि होने की पूरी संभावना है। तो हुआ क्या कि यहां पर कालेश्वर नामक परियोजना का निर्माण किया गया, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन। तो यहां से एक जो पंपिंग वाला सिस्टम होता है उसी के माध्यम से यहां से जो है जल ऊपर आपके खेतों तक पहुंचाना है। तो यहां पर इसी तरह की एक परियोजना का निर्माण किया गया जिसको क्या बोलते हैं, लिफ्ट इरिगेशन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये जो कालेश्वर परियोजना या लिफ्ट इरिगेशन है वो विश्व की सबसे बड़ी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। सही है भाई? ये जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो कहां पर है, गोदावरी नदी पर। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि ये जो गोदावरी नदी है ये तेलंगाना के पठार का निरंतर कटाव कर रही है, जिसके कारण इसने क्या कर लिया कि अपने आप को इसने इतनी गहराई में बहनी स्टार्ट हो गई है अब कि अगर आप ऊपर से देखते हैं तो लगभग 500 मीटर के लगभग है इसकी जो ऊंचाई है। तो इसी के जल को पंपिंग के माध्यम से ऊपर लाने के लिए एक परियोजना का निर्माण किया गया जिसका नाम है कालेश्वर परियोजना। तो आपको कालेश्वर परियोजना ध्यान रखनी है। ये विश्व का जो है सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अब हम चलते हैं कि हम देख लेते हैं इसमें खनिज, कौन कौन से खनिज हैं इसमें तेलंगाना के पठार में। भाई इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा आपसे, आपको इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। चलिए तो इसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, खनिज में आपको ध्यान रखना है बस। तो इसमें जो खनिज पड़ते हैं, कोयला, आयरन और बलुआ पत्थर, आप इसी तरह से नोट कर लेंगे और ध्यान रखेंगे आप कि इसमें कौन कौन से खनिज पड़ते हैं। तो वो पड़ता है कोयला, आयरन और बलुआ पत्थर, ठीक है। चलिए भाई, यहां पर तेलंगाना का जो पठार है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एक और पठार देख लेते हैं हम यहीं पे। कौन सा? काठियावाड़ का पठार। कौन सा पठार? काठियावाड़ का पठार। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो जो काठियावाड़ का पठार है हमारा वो कहां पर पड़ता है? तो वो पड़ता है हमारा
गुजरात राज्य में। कहां पर? गुजरात में। काठियावाड़ एक जिला भी है और यहीं पर है एक पठार भी। कौन सा? काठियावाड़ का पठार। किस राज्य के अंतर्गत है? गुजरात के अंतर्गत। तो इसमें आपको देखना है कि ये जो काठियावाड़ का पठार है, इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण वो किस काल में हुआ? तो वो हुआ क्रिटेशियस काल में। क्रिटेशियस काल में। ठीक है। अब जैसे ही एक वर्ड आया क्रिटेशियस काल, तो आपको एकदम से ध्यान आ जाना चाहिए भाई, क्रिटेशियस काल में किसका निर्माण हुआ। मैं बता चुका हूं, तो बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में किसका निर्माण हुआ क्रिटेशियस काल में। क्रिटेशियस काल में हिमालय का निर्माण हुआ था। जो मैंने जब हिमालय स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में ही बताया था, और बार बार मैं इसी को रिपीट करता रहता हूं बार बार, कि आपको ध्यान रखना है कि हिमालय का जो निर्माण है वो किस काल में हुआ? क्रिटेशियस काल में। उसके बाद यहां पर फिर से आया कि काठियावाड़ का जो पठार है उसका जो निर्माण हुआ वो किस काल में हुआ? तो वो भी हमारा किस काल में हुआ? क्रिटेशियस काल में। ठीक है, चलिए एक और डेफिनेशन। अब एक और प्रश्न बनता है, जैसे कि इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा हुआ? जैसे मैंने इससे पहले बताया कि आर्कियन चट्टानों के द्वारा और धारवाड़ चट्टानों के द्वारा किसका निर्माण हुआ? तेलंगाना के पठार का। उसी तरह से ये जो काठियावाड़ का पठार है, इसका जो निर्माण हुआ वो किसके माध्यम से हुआ? तो देखिए भाई, इसका निर्माण लावा के उद्गार के फलस्वरूप, लावा के उद्गार के फलस्वरूप काठियावाड़ पठार का निर्माण हुआ। ठीक है, किसके फलस्वरूप? तो लावा, यानी कि जो हमारे ज्वालामुखी हैं उनसे जो लावा निकलता है उनके विस्फोट के समय, उसके लावा के उद्गार, यानी कि वो जब लावा फैल गया उसी से एक समतल मैदान का निर्माण हुआ, जिसको क्या बोलते हैं हम? लावा के उद्गार के फलस्वरूप काठियावाड़ पठार का निर्माण हुआ। ठीक है, मैंने बता दिया कि किस काल में हुआ और किसके माध्यम से हुआ। ठीक है, चलिए आपको ध्यान रखना है इसमें कि ये जो काठियावाड़ का पठार है उसके जो दक्षिण में एक पहाड़ी पड़ती है, इसके दक्षिण में स्थित पहाड़ी, क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है गिर की पहाड़ी। ठीक है, किसकी पहाड़ी? गिर की पहाड़ी। मैं फिर से बता रहा हूं, गिर की पहाड़ी जैसे ही आपके सामने आया, आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि गिर की पहाड़ी किस राज्य के अंतर्गत पड़ती है? गुजरात के अंतर्गत। ठीक है, गिर की पहाड़ी पर मैंने बताया था आपको कि एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा उद्यान? गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है एशियाई बब्बर शेर के लिए। प्रसिद्ध है। तो अब आपको पता चल चुका है कि ये जो गिर की पहाड़ी है इस पर हमारा एक राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है जिसका नाम है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में है? गुजरात में। ठीक है,
एक और प्रश्न कि जो हमारा गुजरात है, गुजरात की पहाड़ियां उत्तर से दक्षिण क्रम में, तो लगाओ भाई, जिन्होंने मैंने पहले भी पढ़ाई हैं गुजरात की जो पहाड़ियां हैं वो जल्दी से लगाओ। उत्तर से दक्षिण क्रम में कौन कौन सी पहाड़ी हैं, लगाओ जल्दी से लगाओ। पहली पहाड़ी का नाम है हमारा कच्छ की पहाड़ी। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं भाई, कच्छ की पहाड़ी। उसके बाद जो पहाड़ी पड़ती है हमारी, वो पड़ती है हमारी मांडा पहाड़ी। कौन सी? मांडप पहाड़ी। मांडप पहाड़ी के बाद जो पहाड़ी पड़ती है हमारी गुजरात में, वो पड़ती है वर्धा पहाड़ी। ठीक है, वर्धा पहाड़ी के बाद एक और पहाड़ी मैंने बताई थी आपको, कौन सी? उसका नाम है गिरनार पहाड़ी। ठीक है भाई, तो आपका तेलंगाना का पठार हो चुका है। उसके बाद काठियावाड़ का पठार भी मैं बता चुका हूं आपको। इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है, यहीं तक याद रखना है आपको कि काठियावाड़ का जो पठार है वो किस राज्य में पड़ता है और उसमें कौन कौन सी पहाड़ियां पड़ती हैं। तो मैं बता चुका हूं कि इसका जो निर्माण है वो क्रिटेशियस काल में हुआ। किसके कारण हुआ? तो लावा के उद्गार के फलस्वरूप इस पठार का निर्माण हुआ। फिर मैंने बताया कि ये जो हमारा काठियावाड़ का पठार है, इसके दक्षिण में एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है, कौन सी पहाड़ी? गिर की पहाड़ी, जिस पर हमारा कौन सा उद्यान है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो किस लिए फेमस है? तो वो है हमारा एशियाई बब्बर शेरों के लिए। ये रहा, ठीक है। फिर मैंने बताया आपको कि गुजरात राज्य की जो पहाड़ियां हैं वो उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाओ। आपसे किसी भी तरह से पूछ ले, चाहे दक्षिण से उत्तर की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ये है उत्तर से दक्षिण की ओर। सबसे पहली पहाड़ी है कच्छ की पहाड़ी, उसके बाद मंडप पहाड़ी, फिर वर्धा पहाड़ी, और जो लास्ट में पहाड़ी पड़ती है उसका नाम है गिरनार पहाड़ी। ठीक है, तो यहां तक काठियावाड़ का जो पठार है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। तो भाई, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और ये जो क्लास है इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो एग्ज़ाम डे के नाम से है उस पर मिल जाएगी। तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है हमारा, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।